नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी, सिस्टम के टाइप्स के बारे में, एनर्जी के थर्मोडायनेमिक्स के रूल के बारे में, क्या क्या रूल्स थर्मोडायनेमिक्स के होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। इस क्लास में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बना लेता है। जब भी प्रोडक्ट बनता है तो कई बार संभावना ये रहती है कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के रूप में बिहेव करते हुए वापस प्रोडक्ट के रूप में रिएक्टेंट बना लेता है, यानी इन रिवर्सिबल यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है। ऐसी कंडीशन में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, साम्य बन जाता है कि न तो अग्र अभिक्रिया चलती हुई दिखती है न पश्चात अभिक्रिया चलती हुई दिखती है, तो इसको हम बोलते हैं साम्य। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब भी प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस, जब दोनों प्रोसेस चलते हुए प्रतीत ना हो, ऐसा लगे कि प्रोसेस रुक गया हो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं साम्य। तो थर्मोडायनेमिक्स में साम्य को तीन तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में टेम्परेचर में चेंजेस लगभग जीरो हो जाता है, यानी कि कम हो जाता, बंद हो जाता है। तो उस समय की जो चेंज इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब भी केमिकल्स में मानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगभग इक्वल हो जाती है, यानी कि रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि उसके अणु अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, बल्कि ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरी कंडीशन आती है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और उसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, तो उसमें उसके बीच में जो मूवमेंट है वो लगभग बंद हो जाता है, ऐसा माना जाता है, और उसे कहते हैं हम कि वह मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वहाँ पर डेवलप्ड हो गया। अब बात करते हैं प्रोसेस की। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस मानी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की जब भी बात करते हैं तो जब भी जहाँ पे भी हम जनरल केमिस्ट्री में रिएक्शन शब्द यूज़ करते हैं उसकी जो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस यूज होता है। यानी जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, इस जो प्रक्रिया है इसको प्रोसेस कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के रेस्पेक्ट में। तो प्रोसेस को अलग अलग चीज में डिफाइन किया गया। सबसे पहला आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस के प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में टेम्परेचर यदि सेम होता है, मानी ताप में परिवर्तन जीरो होता है, डी टी इक्वल टू जीरो होता है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी एनर्जी चेंजेस विल बी जीरो। इसमें एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा आता है एबायोटिक प्रोसेस। एबायोटिक प्रोसेस मानी रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं जिसमें अचानक टेम्परेचर गिर जाता है, यानी अर्थात ऊर्जा गिर जाती है या ऊर्जा एकदम डाउन हो जाती है, आवेश जो होता है वो कम हो जाता है, यानी ये अचानक होने वाली घटना है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं जो कि ताक्षणिक होते हैं और जिसमें एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यानी आवेश की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो एबायोटिक प्रोसेस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होकर के एकदम वहां पर क्या होता है, एनर्जी कम हो जाती है, और यथार्थ जिसको हम कह सकते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया होती है ताप, तो इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पर डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऐसा प्रक्रम जो होता है, ऐसा जो उसको बोलते हैं एबायोटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम। तीसरा आता है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस जो होता है वो कि डेल्टा पी दाब में परिवर्तन, मानी प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब में जो अंतर है वो अगर जीरो हो, मानी पूरे प्रक्रम के दौरान दाब समान बना रहे, तो उसको बोला जाता है समदाबीय प्रक्रम। तो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो अर्थात समदाबीय प्रकरण, इसको आइसोपेरिक प्रोसेस भी कहते हैं। अर्थात इसको ये भी कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक एटीपी दाब पर अगर एक मोल जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडलीय दाब पर उष्मा में परिवर्तन समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। मानी कि दाब में पूरे प्रोसेस के दौरान दाब में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है, तो उसे हम बोला जाता है कि वो कौन सा प्रक्रम हमारा, समदाबीय प्रक्रम है। फिर आता है आइसोकेरिक प्रोसेस। आइसोकेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि आइसोकेरिक प्रोसेस में हमारे उसमें परिवर्तन यानी कि आयतन में परिवर्तन dV इक्वल टू जीरो। dV इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि दाब में परिवर्तन जीरो होता है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह परिवर्तन माने dV इक्वल टू V2 माइनस V1, मान पूरे प्रोसेस के दौरान आयतन समान बना रहता है, उसे सम आयतनीय प्रक्रम कहते हैं। फिर आता है साइक्लिक प्रोसेस।
साइक्लिक प्रोसेस में यानी एक व्यक्ति एक जगह से चले और चल करके वापस उसी जगह पे वापस आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं साइकिल। ऐसा प्रक्रम जो कि एक साइकिल के रूप में होता है और वो प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था प्रारंभिक अवस्था सेम हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस माने कि जिसमें कि डिस्टेंस जो होती है यानी उस प्रक्रम की टोटल जो डायरेक्शन होती है वो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था एक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रक्रम। एक आता है पथ, माने कि जब भी एक प्रोसेस होता है ए टू बी, ए पदार्थ को बी पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है, तो ए से बी तक जाने के लिए ए पथ उसका फर्स्ट पथ भी एक पथ अलग हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। जैसे कि किसी कॉलेज में कॉलेज के मुख्य द्वार से क्लास रूम में जाने के लिए 2 या 3 रास्ते होते हैं, उसी तरह से किसी भी रासायनिक प्रोसेस को संपन्न कराने के लिए 1 या 2 या 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो अगर कोई प्रोसेस पथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट वाला वैल्यू क्या होगी, सेकंड क्या होगी और थर्ड क्या होगी, अलग अलग उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसको पथ प्रोसेस यानी पथ डिपेंडेंट प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं हमारे जितने भी, वो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं कि बोथ डायरेक्शन में चलते हैं। बोथ डायरेक्शन का मतलब हो गया कि वो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के रूप में बिहेव करते हुए प्रोडक्ट के रूप में रिएक्टेंट बनाते हैं। ये बहुत समझने की चीज है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट के रूप में रिएक्ट करके प्रोडक्ट के रूप में रिएक्टेंट बना लेते हैं, तो उसको बोला जाता है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस माने दोनों दिशाओं में चलने वाला प्रोसेस। एक तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाता है। एक होता है इनरिवर्सिबल। इनरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि वन डायरेक्शन है। जैसे कि मैं कहूँ KClO3 की जब भी विघटन होगा KCl और ऑक्सीजन निकल जाएगी, या इनरिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन मैं कहूँ कि N2 + 3H2 2NH3 बन रहा है, तो NH3 वापस N2 और 3H2 में टूट जाता है, अर्थात वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इन रिवर्सिबल प्रोसेस को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज स्लो होते हैं, बट इन रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा फास्ट होते हैं, उनकी डेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है, मानी जल्दी वो संपन्न हो जाते हैं। जो रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे वो कई छोटे छोटे स्टेप्स में यानी पद में संपन्न होते हैं, मानी कंटिन्यूसली होता है, सतत प्रक्रिया है। जबकि ये जो होते हैं वो 1 या 2 स्टेप में पूर्ण हो जाते हैं इन रिवर्सिबल वाले, इसलिए इसको कह सकते हैं असतत प्रक्रिया कह दीजिए, या इसको कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ये संपन्न हो जाते हैं। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो दोनों दिशाओं में होते हैं, दिशा कोई सी भी हो सकती है, उसका दिशा परिवर्तित हो सकती है, कोई सी भी दिशा में संपन्न करवाई जा सकता है। इन रिवर्सिबल की डायरेक्शन 1 होती है, मानी 1 डायरेक्शन में ही संपन्न हो पाएगा। जैसे PCl5 = PCl3 + Cl2, उल्टा करें तो PCl3 + Cl2 = PCl5, N2 + O2 = 2NO, 2NO पर टूट जाएगा N2 + O में, तो यानी डायरेक्शन बहुत डायरेक्शन में चलने वाले हैं। लेकिन KClO3 की बात करोगे तो KClO3 KCl + O2 में अगर जब भी टूटेगा तो उस रिएक्शन में वापस KCl और O2 मिलकर के वापस माने KClO3 नहीं बना सकते, दैट इज वो कंप्लीटली इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस रिएक्टेंट नहीं बन सकता। रिएक्टेंट आपका नहीं बन सकता, तो उस प्रोसेस को रिएक्शन माने कि एक डायरेक्शन में चलने वाला। रिवर्सिबल प्रोसेस जितने भी हमारे पास में है उसमें हम अपनी चाह से टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन में चेंज करके मैक्सिमम प्रोडक्ट डिजायर प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, मानी कार्य अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब इनरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाती है तो इनरिवर्सिबल प्रोसेस में अधिकतम कार्य की प्राप्त मानी कार्य के बारे में कोई गणना करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, सो फास्ट रिएक्शन भी जनरली इनको कंसिडर करते हैं। दूसरा है कि प्रीपार्श्विक में कोई स्थायी परिवर्तन हुए बिना प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। N2 + 3H2 = 2NH3, वापस NH3 टूट गया N2+, तो वापस N2 और 3H2 बन गया, यानी कि इसको कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में प्रोसेस वापस आ जाता है। लेकिन जब भी हम इनरिवर्सिबल की बात करते हैं तो कोई भी प्रोसेस प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। तो ये हमारे पास टोटल प्रोसेस हो गए, टाइप ऑफ प्रोसेस जिसको हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस अलग अलग तरह के प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल, आइसोबैरिक, आइसोकैरिक, आइसोथर्मल, एबायोटिक, साइक्लिक, इन सब टोटल को डिफाइन किया जाता है कि टाइप ऑफ प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स की जब भी स्टडी की जाती है तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, माने प्रोसेस को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है कि प्रोसेस के द्वारा ही किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन और उसके बारे में हम बात की जाती है। तो हम इसमें इस अगले वाले जो लेक्चर हमारा उसमें हम स्टडी करेंगे स्टेट फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मानी थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन। थैंक यू।